और अब मैं चली स्कूल अपनी साइकिल से। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ ₹1 में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ ₹1 में खुले बालों का गिरना मना है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। अफजल इस समय पुलिस की गिरफ्त में। जहां एनकाउंटर से सुबह होती है, दिल्ली पुलिस ने इन आतंकवादियों को यहाँ ढेर कर दिया। हाइडआउट्स पे शाम। आतंकवादियों ने अपने हाइडआउट्स बना रखे हैं, जहां तस्वीरों में कैद हैं तारीखें और तारीखों में राज। पाकिस्तानी सीमा पर सैनिक तैनात हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ हमारा और मौत का आमना सामना है। पाकिस्तान की तरफ क्राइम की ऐसी ही दुनिया में 25 साल से बेबाक बेखौफ नवीन कुमार। क्राइम रिपोर्टर, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। इस समय बड़ी खबर, 2014 से पहले माया और मुलायम को केंद्र का बड़ा तोहफा मिला है। मुलायम सिंह के बाद अब मायावती के खिलाफ भी सीबीआई केस बंद करने की तैयारी कर रही है। पीटीआई के हवाले से आए खबरों के मुताबिक अब सीबीआई आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती के खिलाफ चल रहे केस को बंद करने जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी। हमारे संपादक बासिंद्र मिश्र जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बासिंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले मुलायम सिंह और अब मायावती आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई कह रही है कि हम बंद कर देंगे, किस तरीके से इसको देखें? क्या सियासी मायने हैं और व्यक्तिगत फायदा कितना? देखिए शेखर, कांग्रेस पार्टी की टिपिकल वर्किंग स्टाइल देखने को मिलती रही है कि सरकार में रहते हुए पूरे 4 साल तक तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी सरकारें देश में बनी हैं और चली हैं, वे समाज के बड़े तबके को ध्यान में रख के, कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रख के अपनी नीतियां बनाती रही हैं और योजनाओं को क्रियान्वित करती रही हैं। लेकिन जब चुनावी वर्ष शुरू होता है तब अचानक उनको गांव, गरीब, किसान, दलित याद आने लगते हैं और उनको ध्यान में रख के, उनको फोकस करके पूरी की पूरी जो उनकी वर्किंग स्टाइल होती है, उनकी जो पॉलिसी प्लानिंग है, वह उस दिशा में आगे बढ़ती है। अब से कुछ दिनों पहले लगातार एक के बाद एक जिस तरह की निर्णय लिए गए हैं मौजूदा केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे फूड गारंटी योजना हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, इस तरह की चीजें, तो उसके साथ साथ अब एक नया उन्होंने शुरू किया कि एक तरफ उन्होंने पॉलिसी प्लानिंग लेवल पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की और दूसरा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग के भी जितने तरह के ऑप्शन और दरवाजे हो सकते थे उसको खुले रखा। और शायद यही कारण है कि एक लंबे अरसे से जो मुकदमे चल रहे थे, जो जांच लंबित थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है उनके, तो अब उन दोनों बड़े नेताओं के विरुद्ध जो लंबित जांचें थीं उसको अब ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए डालने का निर्णय लिया जा चुका है। अगर हम पीटीआई के जरिए जो खबर मिल रही है उस पर भरोसा करें तो ये सारी की सारी कवायद, सारी की सारी एक्सरसाइज 2014 के चुनाव परिणाम के बाद की जो स्थिति पैदा होगी देश में, राजनीतिक हालात पैदा होंगे, उसको ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं।
जी वासिन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मायावती और मुलायम सिंह यादव के आपने भी जब इंटरव्यू किए हैं, आपने सवाल जरूर रखा कि जो सीबीआई का शिकंजा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका खौफ उन्हें दिखाती रही। तो कांग्रेस अगर हम ये मान लें कि इस तरीके से चीजों को मैनेज करती है, तो अगर सीबीआई ये मामले बंद कर रही है तो किस तरह से फायदा माया और मुलायम को होगा? क्योंकि दूसरी तरफ या तो क्लोजर रिपोर्ट को आगे चल करके ये वापस उसी को पिटीशन मान लें, या फिर ये स्थिति हो सकती है कि एक तरह से इनके ऊपर जो दबाव बनाने का काम था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, माया और मुलायम के जो मुकदमे थे उसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर है। मुलायम सिंह के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज नहीं था देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी अदालत में, और जबकि मायावती के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज था और मायावती को बार बार अदालत से रिलीफ मिली और 2 बार उनको क्लीन चिट भी मिली आय से अधिक संपत्ति के मामले में। मुलायम सिंह के विरुद्ध जो भी मामला लंबित था वो सीबीआई के लेवल पर ही था और सीबीआई ने अपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट को ही अब फाइनली ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय लिया है। लेकिन मायावती के मामले में अदालत से लेके और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हर जगह से मायावती को पहले क्लीन चिट मिल चुका है। बावजूद इसके सीबीआई उस मामले को अभी ठंडे बस्ते में नहीं डाली थी। लेकिन आज अगर हम पीटीआई की खबर पर भरोसा करें तो अब समझा जा रहा है कि मायावती के भी उस मामले को केंद्र सरकार ने और सीबीआई ने ठंडे बस्ते में डालने का मन बना लिया है। जी वासिन जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चूंकि 2014 का चुनाव सामने खड़ा है और बीजेपी लगातार या विपक्षी दल इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार या कांग्रेस अपनी तरह से अलग अलग राज्यों को, अलग अलग नेताओं को अपनी तरह से संतुष्ट करके और उनको कभी दबाव बना करके, कभी मीठा खिला करके अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है, तो इस पूरे एपिसोड का किस तरीके का पॉलिटिकल इंपैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में जो लोग भी हैं सक्रिय, उनके तरफ से अगर इस तरह का कोई भी काम होता है तो राजनीतिक तौर पर तो उसको जायज ही ठहराया जाता है उन नेताओं की तरफ से, उन सरकारों की तरफ से, और शायद इसीलिए बार बार सीबीआई हमेशा विवादों में रहती है। बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं पद के, नरेंद्र मोदी, अगर उनकी आलोचना पर ध्यान दें तो वे सीबीआई की तुलना कॉम्प्रोमाइज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2014 का चुनाव कांग्रेस पार्टी सीबीआई को आगे करके लड़ने की तैयारी कर रही है, और जो लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं उसको सीबीआई के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यह भी देखा गया है कि सीबीआई का दुरुपयोग हर राजनीतिक दल ने अपनी सुविधा के अनुसार किया जब जब उसको केंद्र में सत्ता में आने का मौका मिला। मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सबसे पहले एनडीए के शासनकाल में दर्ज हुआ था और उस समय देश की सत्ता की बागडोर अटल जी के हाथ में थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सीबीआई का दुरुपयोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती रही है। हाँ, ये सच है कि केंद्र की सत्ता में कांग्रेस एक लंबे अरसे तक रही है, इसलिए कांग्रेस पर ज्यादा आरोप लगते हैं। लेकिन जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का मुकदमा चल रहा था उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक अदालत में, और जब एनडीए की सरकार आई तो उसी सीबीआई ने आडवाणी जी को उस मुकदमे से अलग करने के लिए एक अर्जी दाखिल कर दी थी सीबीआई कोर्ट में। बाद में अदालत ने इंटरवीन किया, हाई कोर्ट ने, और फिर आडवाणी जी को दोबारा उसमें मुलजिम बनाया गया। नहीं तो उसी सीबीआई ने जिसने कि आडवाणी जी को आरोपी माना था बाबरी विध्वंस के लिए, एक अर्जी दाखिल करके कह दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को इस मुकदमे से अलग किया जाना चाहिए। तो सीबीआई और केंद्र सरकार और केंद्र में अलग अलग समय जो भी राजनीतिक दल रहे हैं, उनके बीच में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले भी देखने को मिले हैं और आज भी आए दिन देखने को मिलते हैं। हाँ, एक बात सच है कि ज्यादातर मामलों जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और उसके फैसले भी राजनीति प्रेरित होते हैं और आने वाले पॉलिटिकल इक्वेशन, पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया वासिन जी इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए, इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कांग्रेस एक बार फिर अपने दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है।
इसकी कमान खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने हाथों में ली है और इसके तहत आज 2 महत्वपूर्ण आयोजन किए गए। पहला आयोजन विज्ञान भवन में हुआ, जिसमें दलित सशक्तिकरण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, और दूसरा आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग शामिल थे। इन दोनों आयोजनों के जरिए कांग्रेस एक बार फिर अपने दलित एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने दलितों को लेकर बोलते हुए सबसे पहले 2 बड़े दलित नेताओं का नाम लिया और दावा किया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। राहुल गांधी के मुताबिक दलित लीडरशिप पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा है। अब तीसरा स्टेज है। दूसरे स्टेज में मायावती जी ने एक रोल प्ले किया था, मगर सबसे जरूरी बात लीडरशिप डेवलपमेंट की है। अगर आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दलित नेता, 2 दलित नेता से काम नहीं बनने वाला। लाखों दलित नेताओं की जरूरत है। जो दलित लोग होते हैं, हम सब हैं, अंबेडकर जी को बहुत गर्व से देखते हैं। पहले आदमी थे जो एस्केप वेलोसिटी प्राप्त कर गए। दूसरा स्टेज कांशीराम जी का स्टेज था, और कांशीराम जी ने क्या किया, जो एनर्जी रिजर्वेशन से निकली थी, जो लोग जिनको रिजर्वेशन मिला था, उसका एक संगठन बनाया और उससे उन्होंने और लोगों को एस्केप वेलोसिटी दिलवाने की कोशिश की। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संपादक बासिंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बासिंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं दलितों के लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वापस उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है, इसको दूरगामी परिणाम इसके किस तरीके से देखे जाएं? क्या कांग्रेस वाकई इस अभियान में कामयाब हो सकती है? देखिए, अगर आजादी के बाद से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा जरूर थे, लेकिन वोट की राजनीति में दलितों ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की तुलना में कांग्रेस पार्टी को चुना, और कांग्रेस पार्टी पहली पसंद हुआ करती थी दलितों की। लेकिन जब काशीराम का उदय हुआ भारतीय राजनीति में, तो काशीराम ने अपनी मेहनत और अपनी हम कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते उन दलितों को, उन करोड़ों बेजुबान दलितों को एक आवाज दी, और एक उन्होंने उनके अंदर एक टेस्ट डेवलप किया सत्ता में आने का और सत्ता सुख भोगने का, और उसको मूर्त रूप दिया मौजूदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। तो राहुल गांधी ने जो हिस्ट्री ट्रेस की है दलित आंदोलन की, दलित मूवमेंट की, वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक ऑनेस्ट कन्फेशन है राहुल गांधी का। आज जो अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में बोला है। लेकिन यह भी सच है कि काशीराम और मायावती ने जो उस दलित समाज में, जो कि सदियों से सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और अपने सामाजिक कार्यों में सेवादार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, उसको काशीराम और मायावती ने उनके अंदर एक आवाज दी, एक उनके अंदर हम कह सकते हैं जिज्ञासा पैदा की, और उनको भी लगा कि अब वे सत्ता में भागीदारी उनको मिल सकती है, वो सत्ता उनके लिए भी बनी है देश की। तो अब अगर राहुल गांधी एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि उस दलित समाज को एकजुट करके दलित समाज की तरफ अब कांग्रेस पार्टी का ध्यान बढ़ाकर और उनके अंदर एक अलग लीडरशिप पैदा किया जाए, जो कि मौजूदा जो दलितों की हम कह सकते हैं कि एकमात्र लीडर मायावती बनती जा रही हैं, उनको कड़ी चुनौती दे सके। तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना एफर्ट है, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर कोई मजबूत चुनौती मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बासिंद्र जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पीढ़ियां बदल चुकी हैं,
पुरानी पीढ़ी जो है वो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के एक जगह तक पहुंच चुकी है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई और क्षेत्र हो। इसके अलावा अब दलितों का अपना एक औद्योगिक संगठन भी है। मायावती इसमें दो राय नहीं है कि दलितों की सबसे बड़ी नेता के रूप में इस समय देश में पहचानी जाती हैं, लेकिन कई और दलित नेता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश में उदित राज हो। तो इस तरीके से जब राहुल गांधी दलितों को केंद्रित करके ये बात कहते हैं, तो क्या हम इस बात के मायने निकाल सकते हैं और लाखों नेतृत्व तैयार करने की बात करते हैं, तो कांग्रेस क्या अपने टिकट बंटवारे में या आगे जो उसके प्रोग्राम है उसमें कोई गुंजाइश निकालने वाली है? देखिए, अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें या दलित समाज की बात करें, तो देश के अलग अलग हिस्सों में जो दलित समाज है वो अलग अलग दलों और नेताओं के साथ जुड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ, वह धीरे धीरे अपने ईगो के चलते, अपने आपसी टकराव के चलते महाराष्ट्र में ही इररेलीवेंट हो गई और रिपब्लिकन पार्टी दर्जनों धड़ों में विभाजित हो गई। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु की राजनीति की बात करें तो तमिलनाडु में दलित समाज का काफी डोमिनेंस रहा है और वो दलित समाज जिस भी राजनीतिक दल का दामन थामा, उस राजनीतिक दल को तमिलनाडु की राजनीति में सफलता मिली। हरियाणा में भी दलित समाज की संख्या बहुत ज्यादा है और बीजेपी की तुलना में दलित समाज ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहा है और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बार बार हरियाणा में कामयाबी मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और लोकसभा की सदस्य संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, जिस भी राजनीतिक दल का दबदबा होता है, देश की राजनीति में उसी पार्टी का सबसे ज्यादा शेयर देखने को मिलता है। तो अब अगर उत्तर प्रदेश का जो दलित है वो आज भी मायावती के साथ है और मायावती के मुकाबले अभी कोई भी ऐसा दलित चेहरा सामने नहीं आ पाया है जो कि मायावती को कड़ी चुनौती दे सके। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर कोशिश जरूर की अपनी पार्टी के दलित चेहरों को आगे बढ़ाने की और शायद दलित वोट बैंक को ही ध्यान में रख के सुशील कुमार शिंदे को देश का गृह मंत्री भी बनाया गया है और लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। लेकिन सुशील कुमार शिंदे हों या मौजूदा जो SC/ST के कमीशन के चेयरमैन हैं PL पुनिया हो, इन लोगों की कोई मास अपील न तो दलितों में है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो कहीं दिखाई नहीं देती है। तो राहुल गांधी की कोशिश है, राहुल गांधी चाहते हैं कि दलित समाज में मायावती के मुकाबले और कोई लीडरशिप डेवलप हो, लेकिन लीडरशिप एक दिन में नहीं डेवलप होती है। उसके लिए सालों की मेहनत और सालों की त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ती है और महज ऑडिटोरियम में भाषण देने से और कुछ अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं को जुटा के उनके बीच में इस तरह की आदर्श की बातें करने से कोई मजबूत लीडर पैदा नहीं होता है। उसके लिए ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पर जाके उनकी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। जी बासिन जी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से दलितों के बारे में बात की जाती है, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की बात होती है, जमीन पर अगर हम देखें तो दलितों में ही टूट डालकर और वोट बैंक बटोरा जाता रहा है। बिहार इसका उदाहरण है। दलितों में नीतीश कुमार ने महादलित अलग कर दिए। तो क्या हम ये समझें कि जो बातें हो रही हैं सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से हो रही हैं और सारा एजेंडा 2014 है? निश्चित रूप से इसमें चुनावी वर्ष है और इस समय जितने भी निर्णय और जो भी घोषणाएं हो रही हैं उसका मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से वोट हथियाया जाए और दिल्ली की सरकार में दोबारा कांग्रेस पार्टी की वापसी सुनिश्चित कराई जाए। तो लेकिन बिहार की स्थिति थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से भिन्न है। बिहार में कोई उस तरह के सशक्त दलित नेता नहीं था। रामविलास पासवान अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके थे, कभी नीतीश के साथ जाके, कभी लालू के साथ जाके, कभी बीजेपी में जाके और कभी बीजेपी से अलग रहकर, तो एनडीए का पार्टनर रह के और एनडीए का विरोध करके। तो उन और कोई इस तरह का दलित चेहरा बिहार की राजनीति में नहीं था जो कि नीतीश को या लालू को चुनौती दे सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी, अपनी एक पकड़, अपनी एक पहचान बनाई है और उसका फायदा मायावती को आज भी मिलता रहा है जब जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया वाजिन जी विस्तार से इन तमाम चर्चाओं के लिए।
खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रायोजक हैं महिंद्रा सेंचुरो, इट्स ग्रेट टू बी मी। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी और मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिसीजेस। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। MDDA में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही MDDA जाने के लिए कहा था। पापा वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई-गवर्नेंस का जमाना है, आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए, ये देखिए, ये MDD की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई-गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई-गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। उठे तो आसमां झुकाते गए हम हर दाने पे। दमदार पावर, मिट्टी से जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। सुशासन के लिए सरकार ने अनोखी पहल चलाई। ई-गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, PF और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उप कोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प, आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। बड़ी खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर राहुल निगम नाम के युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने युवक को समय रहते रोक लिया। युवक कानपुर का रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर राहुल निगम नाम के इस शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ लिया। ये कानपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में काफी समय से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसे कोई पद नसीब नहीं हुआ था। 15-16 साल गुना कर करता हूँ, मेरी आदमी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पार्टी कहीं पर किसी पद में नहीं मिला। मैं नेताजी मिला, CM साहब मिला,
सबसे मिलकर मेरी सुनवाई में क्या कर सकता, ये कर सकता, क्या कर सकता, अपनों के बीच जा सकता है। आज मैं पार्टी के लिए बदनाम हूँ, मेरा घर मेरा परेशान है मेरे लिए। तो आपने सुना, राहुल निगम समाजवादी पार्टी का खुद को कार्यकर्ता बता रहा है। राहुल निगम का कहना है कि वो 15-16 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई पद नहीं मिला। और आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर उसने आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन वहां सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उन्होंने वक्त रहते इसको रोक लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए 3% का आरक्षण दिया जाए। ये सभी विभागों, संस्थानों और कंपनियों में लागू किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कोटा पहले से निर्धारित अधिकतम 50% के कोटे से ज्यादा न हो। बड़ी खबर इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए 3% का आरक्षण दिया जाए। ये सभी विभागों, संस्थानों और कंपनियों में लागू किया जाए। साथ ही कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि ये कोटा पहले से निर्धारित अधिकतम 50% के कोटे से ज्यादा न हो। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। गंगा घाट के किनारे से लेकर बीएचयू के कॉरिडोर्स तक इस शहर को लेकर क्या चर्चा है? आपको कुछ शैक्षणिक यहाँ पे माहौल आपको नहीं दिखाई देगा। नगर निगम है या ये नरक निगम, पता नहीं चलता। ये 80 नदी हमारी कहाँ चली गई? हमको 80 नदी चाहिए। गरीब बुनकर को बचाने के सवाल पे किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों से पूछो, कोई भी बनारस में रहना नहीं चाहता। सही है कि अभी जो थाने की जो कार्य संस्कृति है वो ठीक नहीं है। तीनों या महायोजना बनारस के विकास के अनुरूप नहीं बनी है। दिसंबर तक इस शहर के अंदर सड़कें विकसित रहेंगी। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, हर तरह की फसल, फलों एवं सब्जियों के लिए कैल्शियम सल्फर के रूप में आ गया है सरताज जिप्सम। अपने पहले खेत में डाला जी, जिसका ये ग्रोथ है जी, ये रिजल्ट है जी। इस खेत में मैंने डाला नहीं, जिसका ये रिजल्ट है जी। इनके कहने के मुताबिक ये 2 पौधों के बारे में बता रहे हैं। तो इस खेत में इन्होंने सरताज जिप्सम डाला है, तो इसका पौधा जो है आप देख रहे हैं कि इसकी टिलरिंग कितनी अच्छी हुई है। मैं अपने किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने हर खेत में सरताज डालें और उसका रिजल्ट देखें। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। इतनी भयंकर ठंड में भी ये बाबा सिर्फ एक चादर पहने जीवित हैं। क्या है इनके अंदर की बात? बाबा जी, क्या आपको ठंड नहीं लगती है? सर्दी भगाओ, आराम पाओ, लक्स कॉट्सवुल अपनाओ। लक्स कॉट्सवुल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अब सर्दियों की बाबा जी, अब लक्स कॉट्सवुल के साथ पाओ मोजे बिल्कुल मुफ्त। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है।
Whom do you love? Dimple or Pimple? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है, क्लीन श्योर क्रीम और साबुन, MN फार्मा द्वारा निर्मित। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, oh yeah yeah oh yeah। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में।